नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं महेश गुप्ता। आज का हमारा गंभीर मुद्दा है बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि SIR, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे लेकर एक गंभीर विवाद खड़ा हुआ है। इस विवाद में बिहार की पुरानी मतदाता सूची में शामिल 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से अचानक गायब हो गए हैं। क्या सिर्फ यह एक गहन जांच है या इसके पीछे कोई सियासी चाल है? चुनाव आयोग की साख, विपक्ष का हमला और लोकतंत्र पर मंडराता सवाल, इन तमाम पहलुओं पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय समर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी नमस्कार। संजय जी, जो बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है मतदाता सूची का, उसमें चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक ड्राफ्ट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं कच्ची सूची, वो जारी कर दी है। और अंतिम सूची जो है मतदाता सूची, वो 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। इस भी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। और इसमें जो पहले आंकड़ा था, ये 7 करोड़ 89 लाख का था, जो मतदाताओं की संख्या घटकर 7 करोड़ 24 लाख हो गई है। यानी कि करीब 65 लाख या बोले 65.5 लाख मतदाताओं के जो नाम है सूची से कट गए हैं। और वही चुनाव आयोग का कहना है कि सूची में करीब 91.69 यानी कि 91%, 91.69% मतदाताओं ने अपने गणना फार्म जमा कर दिए हैं। लेकिन सर देखिए, इसके अंदर जो लिस्ट में आई है उसमें करीब 65.5 लाख नाम कट गए हैं। जो मृतक हैं कटने वालों में 22 लाख 30 हजार, जो शिफ्ट कर गए हैं 36 लाख 20 हजार, एक से ज्यादा मतदाता सूची में जो नाम है वो 7 लाख 10 हजार। तो सर आपको क्या लगता है कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, तो सबसे पहले हम इसी मुद्दे पे आ जाते हैं कि बिहार में जो ये SIR है, इसकी जड़ें कहां से शुरू हुई हैं सर? इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि क्या है और चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की, एकदम से की, इतने कम समय में की, जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गया तब की? देखिए महेश जी, चुनाव आयोग के क्रियाकलाप पर या काम पर हर लोग उंगली उठा रहा है, खास करके विपक्ष उंगली उठा रहा है। अभी 65 लाख का जिक्र जिसमें आपने किया, उसमें जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं उसमें तेजस्वी यादव का ही नाम नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का नंबर और लिंक उनको अवेलेबल करवाया है। और ये 65 लाख लोग नहीं हैं, ये हर विधानसभा में लगभग 20 से 25 हजार लोग कम हुए हैं। तो ये देखने वाली बात है। तो धन्यवाद न्यायालय को कि न्यायालय ने कह दिया कि भाई नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब मान्य होगा। ये धन्यवाद, अदरवाइज ये लोग नहीं मान रहे थे। मैं बताऊं महेश जी की आजादी के बाद जो सर्वे हुआ या जो सूची तैयार हुई, तो क्या वो जितने लोग उस वक्त से लेकर के आज तक जो वोट दे रहे हैं, उसमें वोट गलत वोट पड़ रहा है। अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिससे चुन करके केंद्र में मंत्री बने लोग, तो क्या वो गलत चुनाव हुआ है? इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है महेश जी कि इस वर्ग में शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा आते हैं, जिसको हरिजन बोलते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग ज्यादा आएंगे, इसलिए कि इनके पास कभी कुछ रहा नहीं। ये लोग संघर्ष करते रहे। कितने हरिजनों के पास आज के डेट में भी जमीन का पट्टा और घर है? आज के डेट में भी मैं बता रहा हूँ, ये आजादी के 70-75 साल के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। कितने आदिवासी लोग के पास जमीन का पट्टा और घर है? ये तो जुबानी खर्च पर चलता था। और मैं बताऊं कि झारखंड में हाल के दिनों तक वाटर सिस्टम था, जैसे कि आप गेहूं दीजिए, बदले में चावल ले लीजिए। सिस्टम तो हमारे यहाँ वैसे चलता था, सिस्टम हमारे यहाँ वो था। और अगर 65 लाख लोग अगर गो का नाम कटा है, जो मृत हो गए तो कोई बात नहीं, तो हमेशा होते आए हैं। चुनाव नया थोड़े ना हो रहा है। हमने जब से आंख खोला है तब से चुनाव देखा है। 6ठा-7वां पास की उसके बाद से ही हम लोग चुनाव देख रहे हैं। लेकिन इस तरह का तो न हल्ला होता था, न हंगामा होता था। स्मूथली मतदाता सूची बनती थी, स्मूथली काम होते थे। लेकिन ये इस कदर प्रोपगंडा कर करके बनाना करना तो कैसे हो पाएगा? ये 65 लाख लोग अगर अपने मतदान से वंचित रह जाते हैं, मतलब वो इंडियन नहीं है। इंडियन नहीं है तो उनका क्या उपाय है?
सरकार को ये भी तो बताने का काम बनता है क्या उपाय है। तो किसी तरह से परेशान करना कि लोगों को ध्यान महंगाई पर ना जाए, लोगों का ध्यान रोजगार पर ना जाए, लोगों का ध्यान नौकरी पर ना जाए, लोगों का ध्यान डेवलपमेंट पर ना जाए, माने ये सब कोई लिपटा है सिमटा है, हम लोग भी लिपट सिमट गए हैं। SIR 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 का असर इस झारखंड पर भी पड़ने जा रहा है। महेश जी, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर जी हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ भाई हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेंगे। जी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे कि सामाजिक ताना बाना गड़बड़ाए, राष्ट्रीयता पर सवाल उठ जाए। अब मान लीजिए कि जो 65 लोग हैं, 65 लाख लोग हैं, उसमें से 5 लाख लोगों को मान लीजिए मृत होंगे, लेकिन 60 लाख तो जिंदा होंगे। 20 लाख मान लीजिए मृत हो गए हैं, तो जो मृत हो जाते हैं स्वतः उनके मतदाता सूची में नाम नहीं आती है, आना भी नहीं चाहिए, ये मतदाता सूची बनती है। इसके अलावा जो वहां की मीडिया बातों को जो उठाती है तो बात वहीं की वहीं रह जाती है। अब आप देखेंगे कि पिछले दिनों अजीत अंजुम जी ने जिस तरह से चीजों का खुलासा किया, वो तो सीधे सीधे सब आंखों देखी हाल बता दी। अखबार तो वहां सब छपे थे, चाहे दैनिक भास्कर हो, प्रभात खबर हो, इन मामलों को उठा रहे थे, लेकिन वो धार नहीं मिल पा रहा था जो धार अजीत अंजुम जी आकर के दिए। उन्होंने दिया ही नहीं, BLO को दस्तखत करते दिखलाया कि किस प्रकार से दस्तखत किया गया, किस प्रकार से किसी डॉगी का नाम आया, किस प्रकार से किसी ट्रैक्टर का भी SIR में नाम आया। ये सब क्या है? इस सब चीज पर तो नकेल होने की जरूरत है, चिन्हित करने का है। बस खाली हंगामा खड़ा कर देना सरकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और सरकार को चाहिए कि भाई व्यवस्थित होकर के काम करे, सिस्टम में काम करे, सुकून के साथ काम करे। लेकिन यहाँ तो जो हिसाब किताब है, तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि विधानसभा चुनाव में फैसले, मैक्सिमम फैसले 2000, 5000, 4000, 8000 पर ही होता है, 10,000 पर होता है मैक्सिमम। आप भी देखे होंगे अपने जीवन काल में, जितना भी विधानसभा का चुनाव जो होता है, जीत हार इतने से होता है। तो एक एक विधानसभा से अगर 20-20, 30-30 हजार लोगों का नाम कट गया, क्या एक विधानसभा में 5 साल के भीतर 20,000 लोग मरे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। एक विधानसभा से अगर 20,000 लोग मर गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मरे हैं और उनका नाम जिंदा रहते हुए भी काट दिया जा रहा है तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अगर वो विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, कहीं के नहीं है, तब तो कटना स्वाभाविक बात है। और काट करके सिर्फ मतदान तक के लिए नहीं, उनको पनिश करके जहाँ के हैं वहां भेजने की जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है। बिल्कुल ठीक बात है सर। काट करके और छोड़ दिए और पड़े हुए हैं, तो ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा नहीं होता है। चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष है। हमें याद है, आपको भी याद होगा कि TN सेशन के नाम आने के बाद ही इस भारतवर्ष के लोग जाने कि चुनाव आयोग कैसे काम करती है, क्या काम होता है, किस तरह से काम होता है। एक TN सेशन थे और एक स्थितियां अभी जो बन रही है उसको भी देखने का है, तुलनात्मक अध्ययन करने का है। पब्लिक भी तुलनात्मक अध्ययन कर रही है, तभी अपने बातों को रख रही है या समझ रही है महेश जी। अब देखना है कि भाई इस झंझट से कैसे उन 65 लाख को निपटारा मिलता है या उनको जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है। संजय जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी चर्चा ये हुई थी कि जो आपाधापी में इन लोगों ने तुरंत चुनाव से कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने ये कहा कि हम जो है गहन पुनरीक्षण करेंगे मतदाता सूची का। और बेशक से चुनाव आयोग इसका एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये कितनी संवैधानिक है, कितनी निष्पक्ष होकर काम कर रही है, ये मोदी सरकार के आने के बाद सबको पता है। किस प्रकार से इनमें नियुक्तियां होती हैं और हो रही हैं, ये भी सबको पता है। और किस प्रकार से जो हाल ही में अभी पिछले वाले मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी सेवानिवृत्त हुए, पद से हटे हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, ये भी किसी से नहीं छुपा है। तो जो बेशक से संवैधानिक पद है, लेकिन उसकी गरिमा की अगर हम बात करें, उसकी कर्तव्य निष्ठा की बात करें, तो उस पर जो है सवाल ही सवाल मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो सर सवाल ये है ही जो खड़ा होता है कि बिल्कुल आपाधापी में क्यों किया। तो जाहिर बात है कि जनता की मन में पूरा यही कहना है कि सरकार के इशारे पे किया गया है। अब आपने ये बात भी बिल्कुल ठीक बोली कि जो लोकसभा का चुनाव था उसी मतदाता सूची पे किया गया, जिसमें जीतकर जो है ये सरकार में भाई केंद्र में सरकार बनी। अब सर सवाल ये उठता है कि क्या
चुनाव आयोग, मैं मतलब एक बड़ी एक दिलचस्प बात है और अजीब सी भी बात है कि आधार कार्ड, जब आधार कार्ड बने थे तो लोगों को जो है घर घर जाकर सूचनाएं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसमें काफी विवाद भी उठा था, बहुत सारी संस्थाएं भी आई थी, इवन कि एक रिटायर्ड जस्टिस भी आ गए थे कि नहीं ये जो आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, इसमें हमारी जो जानकारी बाहर जाएगी, हमारे फिंगरप्रिंट बाहर जाएंगे, हमारे माता पिता का नाम सब कुछ बाहर जाएगा, पब्लिक में जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी मोहर लगाई कि आधार कार्ड होना चाहिए। उसी आधार कार्ड को हर आदमी ने पहचाना कि आधार मेरी पहचान। और अब जो है चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी पहचान के नाम पे, राशन कार्ड को मान्यता नहीं दी कि एक गरीब आदमी के पास तो राशन कार्ड ही होता है सर, वोटर कार्ड उसको मान्यता नहीं दी। वोटर कार्ड को चलिए मान लीजिए पुराना था, लेकिन एक वोटर कार्ड इस बात का तो सबूत था कि आप कितने सालों से वहां पर रह रहे हैं, इन तीनों को उड़ा दिया। और सर मैं एक बात थोड़ा सा रिपीट भी करना चाहूंगा इसके अंदर, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि जो इन्होंने 11 सूची में जो 11 उसकी दस्तावेजों की सूची है जिसको इन्होंने माना है कि जिसके पास ये होंगे, जिसको कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ने जो सुनवाई कर रहे हैं उन्होंने बोला कि इनमें से तो कागज मेरे पास भी नहीं है, जस्टिस धूलिया ने बोला था, तो उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया था। तो एक बार मैं रिपीट भी करना चाहूंगा कि सुनने वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको भी बड़ा अजीब सा लगेगा कि ऐसे ऐसे कागज मांगे कि आधार नहीं माना जाएगा, वोटर कार्ड नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों के पहचान पत्र, पेंशन भुगतान के आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले के सरकारी जो हैं पूर्व सरकारी उनके आई कार्ड, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी आई कार्ड, सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल जो कॉलेज हैं उनके से जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, वन अधिकारी का प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत OBC SC ST जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकारी की कोई भूमि या मकान आवंटन उसका प्रमाण पत्र। तो सर आप देखिएगा कि बिहार के अंदर गरीब जनता है जो दस्तावेज मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई कर रहे हैं जज, उन्होंने वो बोला जस्टिस ने कि यार दस्तावेज तो हमारे पास भी नहीं है, तो क्या हम देश के नागरिक नहीं, हम वोटर नहीं है? वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है मतदाता को, उस पर रोक नहीं लगाई क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि अभी दस्तावेज नहीं मांग रहे आप, तो इस तरह से जांच करें कि ये नागरिक है या नहीं। अगर कोई नागरिक है देश का या नहीं है, उसकी जो जांच है वो जो है गृह मंत्रालय करता है, उसका जांच करने का काम आयोग का नहीं है, चुनाव आयोग का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंटिन्यू रखा है। तो सर अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि सर सवाल ये है, एक सेकंड सर मैं माफी चाहूंगा। सर सवाल ये कि जो इसके जो आंकड़े अगर हम देखते हैं कि उसमें 65 लाख लोग बाहर कर दिए गए इससे कि जी उनका देहांत हो गया है। तो सर अगर देहांत हो गया तो जाहिर सी अगर बात है, किसी का अगर देहांत हो भी जाता है तो जाहिर सी बात है कोई वोट देने नहीं आएगा। और अगर उसके कार्ड पे, वोटर कार्ड पे कोई वोट देने आता है तो आपको तो वैसी पुलिस वहां पे होती है, आपके जो है चुनाव अधिकारी वहां पे होते हैं, चुनाव कर्मचारी वहां पे होते हैं, सत्तारूढ़ दल की जो पार्टी है उनके जो एजेंट हैं वो भी वहां पर होते हैं। तो वो उसकी जो कोई मर गया है उसकी जगह कोई वोट देने आएगा, कैसे देने आएगा? वो संभव नहीं है। और दूसरी बात ये कि इलाके के लोकल लोग भी जानते हैं कि फला घर के अंदर कौन रहता है। गांव के अंदर तो खासकर सबको पता होता है कि फला घर में कौन रहता है, दादाजी कौन है, मामा जी कौन है, बेटा कहाँ है, बेटा आजकल कहाँ नौकरी कर रहा है, ये सब बातें उनको पता होती है। तो ऐसी स्थिति में 65 लाख लोगों के नाम कट गए। उसके अंदर है कि जी काफी लोगों की उन्होंने संख्या बताई है कि वो जो है वो मृत हो गए। मैं मृत की एक संख्या दोबारा से चाहे बताना चाहूंगा आपको। जो इन्होंने मृतकों की संख्या बताई है सर 22,30,000। तो अगर ये इनकी देहांत हो गया है तो पहला चुनाव तो इन्होंने जो हुआ था लोकसभा का वो इन्हीं मृतकों के आधार पर लड़ा था, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। अब अगर सर इनका देहांत हो भी गया है तो एकदम से आपाधापी में ये कैसे इस चीज को साबित कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि जो आंकड़ा है जिस पर सभी पार्टियां आपत्ति उठा रही हैं और जो काफी आंकड़े जमीन से निकल के भी आए कि आंकड़ों में और हकीकत में काफी फर्क है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब आपाधापी होती है, सरकारी कर्मचारी
बीएलओ हैं, जो उनका स्टाफ है, रात दिन उनको काम के लिए कहा जा रहा है और उनका एक टारगेट भी दिया जाता है कितना काम आपको करके देना है, उतने दिनों में करके देना है। इतने दिनों में तो संभव है नहीं, तो आपाधापी हो रही है। तो सर एक बात हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और वहां की सारी जमीनी हकीकत जानते हैं, जो वाकई में वहां का जो आंकड़ा दे रहे हैं, ये आंकड़े की हकीकत क्या है, और जिस प्रकार से वहां पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहां पे जनता की आपत्तियां हैं, चाहे वो शक है, चाहे वो आशंका है, चाहे वो सच्चाई है, इस बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों में क्या हकीकत की सच्चाई और आंकड़े ये क्या आपस में मैच कर रहे हैं। देखिए महेश जी, जिस प्रकार का चीज मांगा गया था, तो हमारे यहाँ नौकरी करने वालों का प्रतिशत क्या है? मुश्किल से 20%, 18%। और ये अभी क्या है, पहले तो इतना लोग नौकरी करते नहीं थे। दूसरी बात, एजुकेशन सर्टिफिकेट की जो बात होती है, तो एजुकेशन के तरफ झुकाव अगर आप मानेंगे तो 79-80 के बाद से ज्यादा हुआ है। उसके पहले लोग मैट्रिक भी पास करना बड़ा मुश्किल होता था, खास करके ग्रामीण परिवेश के लोग। आप देखेंगे तो गांव में कोई, पूरे गांव में एक आदमी नहीं मिलता था जो मैट्रिक पास हो। कई ऐसे गांव हैं। तो ये पढ़ाई का सिलसिला 75, 76, 77, 78 के बाद बढ़ा है। कोई खास लोग ही पढ़ाई पढ़ते थे। तो एक ये चीज है। दूसरी चीज, इतना जब कर रहा है चुनाव आयोग, तो उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता सूची से उसको जोड़ देना चाहिए। सीधी सी बात है कि मतदाता सूची आधार कार्ड से जुड़ जाए, और मतदान करने जो भी जाता है, हम जाएं आप जाएं, तो बिना अपनी आइडेंटिटी दिखाए मतदान करने का अधिकार नहीं। अब बीच में कोई खेला हो जाए वो अलग का बात होता है, जो अभी विपक्ष चार्ज करता है कि ईवीएम बदल दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। होता होगा, ऐसा नहीं है, नहीं कहा जा सकता कि नहीं होता होगा। कहीं वोटर बहुत बढ़ जा रहे हैं, महाराष्ट्र में वोटर बहुत बढ़ गए, कहाँ से आ गए भाई? और बिहार में वोटर घटेंगे, कैसे घटेंगे भाई? तो ये चीजें हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं से ये एक इन लोगों का जो क्रियाकलाप है, जो काम है, वो एक विवाद को जन्म दे दिया है, और वो विवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोगों के बीच असंतोष हो रहा है। 65 लाख वोट का कटना माने रखता है। आपकी जो डाटा इन लोगों ने दिया है कि 22 लाख लोग मर गए, ठीक है, हो सकता है इसमें कोई, लेकिन उसके बाद के लोग, उसके बाद का लोग का क्या इंतजाम होगा भाई? तो ये चीजें हैं, और लोगों के बीच आक्रोश है। सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी बोल नहीं पा रहे हैं, चूंकि उनकी सरकार है, वो लोग भी दुखी हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये 40 लाख वोट जो कटेगा, 65 लाख में से 22 लाख हटा देंगे तो 42 लाख, 43 लाख जो वोट बचेगा, तो ये 43 लाख वोट जो कमेगा, तो ऐसा नहीं है कि उससे नुकसान सिर्फ विपक्ष को ही होगा, इससे नुकसान सत्ता पक्ष को भी हो सकता है। इसके अलावे सबसे बड़ा दर्द कि हम हिंदुस्तानी होते भी और मताधिकार का अधिकार नहीं है। मताधिकार का अधिकार किसको नहीं होता है? जिसे पागल घोषित कर दिया जाए, जिसे जेल की सजा हो जाए, जो जेल में है, जिसकी जेल की सजा हो जाए और जेल काट रहा है, उसको है। मताधिकार नहीं करने के लिए भी कई अपने यहाँ कानून बने हैं। जो विदेशी है मतलब जो भारतीय नागरिक नहीं है, वो मताधिकार नहीं कर सकता है। मताधिकार बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कई तरह के कानून बने, कई तरह के स्लोगन आए, और कितनी सुविधाएं दी गई। डाक मतदान होता है, किस लिए होता है? कि भाई सब कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करे, और जितने ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे महेश जी, उतनी अच्छी सरकार चुन के आएगी। उतनी अच्छी सरकार चुन के आएगी मतलब उतने अच्छे जनप्रतिनिधि आएंगे। अभी का जो चुनाव होता है, मान लीजिए एक उदाहरण देना चाहेंगे कि 1 से 10 उम्मीदवार हो गए, ठीक है, तो अगला जो 1 नंबर में जो जीता, मान लीजिए कि वो 5000 वोट से जीता, आप ऐसे समझिए, और नीचे 2 से लेकर के 10 तक लोग रहे, और इनका मत दे काउंट कर लीजिएगा, तो जो जीते हैं उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो मतलब उतने लोग उनका विरोध करते हैं, उतने लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो सिस्टम बना है जीत हार का, उसी पे चलता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर मतदान में हिस्सा लेंगे, तो एक मजबूत लोकतंत्र का जो ये महापर्व माना जाता है, इस लोकतंत्र के महापर्व में सब लोग आनंदित होंगे, एंजॉय करेंगे और खुशियां होंगी। लेकिन इस तरह का जो डिसीजन लिया गया है, अब रास्ता भी वही बताएंगे जो रास्ता काटे हैं। तो अब इसको देखना है चुनाव आयोग इस झंझावत से कैसे निकालता है, और बिहार चुनाव का ही असर बंगाल पर भी पड़ेगा, आसाम पर भी पड़ेगा। दोनों स्टेट में लगे लगे ही चुनाव है। कुछ महीने के अंतर में
22 नवंबर 2025 तक बिहार का सरकार का चुनाव हो जाने का है, माने सरकार का गठन हो जाने का है। इसको किस ढंग से लेता है लोग, थोड़ा इंतजार करने का है महेश जी, क्योंकि आग लगी है, अब इसे कैसे बुझाया जाता है वो देखने का है। क्योंकि जिस ढंग से तेजस्वी ट्वीट करके बोले हैं कि भाई हमारा ही मतदाता सूची में नाम नहीं है, वोट देने के लायक नहीं है, तो जो वोट देने के लायक नहीं रहेगा चुनाव कैसे लड़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बातों को रखा है, इनका अपना क्लिप वगैरह भी जारी किया है कि किस तरह से क्या क्या है। तो देखना है उस झंझट का निवारण कैसे होता है, क्योंकि हम हो या आप हो, जनता की बातों को ही परोसते हैं हम लोग। संजय जी, आप जमीनी हकीकत को बहुत बखूबी जानते हैं। आपका जो है बहुत गहरा और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, और आप फील्ड में आपकी रिपोर्टिंग रही है, वरिष्ठ हैं, बहुत आपके संपर्क है, जनता से भी आप जुड़े हुए हैं काफी, और काफी कुछ आपसे आंखों के सामने से गुजर रहा है जो हकीकत को आप जानते हैं। मेरा सवाल सर ये है कि जो इतने कम समय में सरकारी अधिकारियों को एक टारगेट दिया गया कि आपको सारे काम पूरे करने हैं। अलग बात है कि अब जो BLO की भी तनख्वाह एकदम से बढ़ाई गई है, लेकिन सर बच्चा किसी की कितनी तनख्वाह कर लो सर, समय तो समय ही होता है ना सर। अगर 8 घंटे के अंदर अगर मैं कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, कितना कुछ लिख सकता हूँ, कितना टाइप कर सकता हूँ, अगर मेरी आप तनख्वाह डबल कर देंगे तो टाइप की स्पीड मेरी एकदम से 60 की 200 तो नहीं हो जाएगी। तो सर सवाल ये कि जो BLO की भूमिका है, एक सीमित समय के अंदर इतना बड़ा टारगेट दिया गया है, और जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से फार्म भरे जा रहे हैं, आपको BLO की भूमिका कहीं संदिग्ध लगती है? उस पर कोई शक, शुभा, कोई आशंका किसी प्रकार की आपको दिखती है, या आपको लगता है कि नहीं, जो BLO है हमारे बिल्कुल निष्पक्ष होके बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और वो ईमानदारी से निष्पक्ष रिजल्ट देंगे, और पूरा रिजल्ट पूरा ओके करके देंगे एक सीमित समय के अंदर? देखिए महेश जी, हाथ कंगन को आरसी किया, अजीत अंजुम जी ने जिस तरह से दिखलाया कि किस तरह से BLO फार्म अपने भर रहे हैं और अपने साइन कर रहे हैं और अपने फीड कर करके डाल दे रहे हैं, तब अब उसमें दिखाई के BLO के क्रियाकलाप पर संदेह कैसा। BLO खुद स्वीकार की है ऑन कैमरा कि भाई हमें इस तरह का ही निर्देश दिया गया है। ये दुनिया ने देखा है, ऐसा नहीं है। और एक एक नहीं, दर्जनों लोगों ने इस बात को बोला है कि हमको जैसा निर्देश दिया। स्वाभाविक बात है भाई, जिसके अधीन है वो काम करेगा। हम लोग जब रिपोर्टर होते थे तो हमारे संपादक, हमारे चीफ रिपोर्टर जो आदेश देते थे वो करते थे। हम जो बन गए, चीफ रिपोर्टर बने, संपादक जब बने, तो मैं भी जो आदेश देता था वो देते हैं, वो लोग करते हैं इस काम को। तो जो सीनियर बोला वो, मैंने जो कहावत भी है, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बॉस इज ऑलवेज राइट के तहत वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह से उनके क्रियाकलाप, उनके काम और उनके कार्यों का संपादन पर जो उंगलियां उठ रही हैं, वो आंख से देखी हुई उठ रही हैं, तो उनके क्रियाकलाप पर मतलब सब लोग शक कर रहा है। इसमें हम हैं चाहे आप हैं, कैसे की बात को कहें। इसी से मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को पारसी किया, तो वो तो सब दिखाई दे रहा है। इस पर ऐसा देखिए, ऐसी ऐसी निर्लजता कि कोई इस विषय को लेकर के माफी मांगने तक नहीं आया, बल्कि सरकारी काम में बाधा डाल करके अजीत अंजुम के विरुद्ध FIR कर दिया गया। ये कहाँ का उचित है भाई। पत्रकार का काम होता है महेश जी सवाल खड़ा करना, और अजीत अंजुम जी ने खोजी पत्रकारिता को जिंदा किया, सालों बाद खोजी पत्रकारिता जिंदा हुई। तो उस चीज के लिए सरकार के तरफ से वाहवाही मिलनी चाहिए थी, और वाहवाही मिला भी है, तभी ये काम चलता था। आज तक तो ऐसा नहीं था कि हाँ भाई जो काम करेगा पत्रकार उसके अगेंस्ट FIR होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब तो इन्होंने काम किया है, अब FIR हुआ। संजय जी, मैं इसी क्रम में आगे बढ़ूंगा कि जो वहां पर जमीनी हकीकत है, और जो एक अच्छा जर्नलिस्ट होता है जो सरकार की तूती नहीं बोलता, गोदी मीडिया नहीं होता, सरकार के जो गलत कामों को देख के आंख नहीं बंद करता, बल्कि अपनी आंख खोलकर काम करता है और एक सच्चाई को उजागर लाता है, कर्मचारियों अधिकारियों की जो खामियां हैं, सरकार की खामियों को उजागर करता है, और एक अच्छे अधिकारी पत्रकार की मदद से जो खामियां उभर कर आई उसको ठीक करता है कि हाँ भाई कुछ खामियां हैं जिनको पता है अधिकारियों को कि हमें कोई नहीं बताएगा, लेकिन पत्रकार को हर कोई बता देता है, तो उसका अधिकारी अच्छे जो है बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि उनको उस पत्रकार का सहारा लेके, उसकी रिपोर्ट का सहारा लेके अपनी खामियों को दूर करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट जनता को भी देते हैं और सरकार को भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर सर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वहां पर पत्रकारों पर बहुत दबाव है। क्या ये बात बिल्कुल सच है कि जो स्थानीय पत्रकार हैं उन पर दबाव है, वो ढंग से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, सच्चाई जनता के सामने नहीं ला पा रहे हैं, जो कुछ अगर कोई काम करना भी चाहे
तो उसमें कोई ना कोई किसी प्रकार का दबाव है या उसको अपना बहुत बड़ा नुकसान दिखता है, उसको चुप लगाना पड़ता है। क्या ये सच्चाई है? देखिए महेश जी, नीतीश शासन को लेकर के ही प्रेस परिषद के काटजू, जस्टिस काटजू ने सवाल उठाया था। आपको याद होगा कि आज से लगभग 7 साल, 8 साल, 9 साल पहले काटजू ही बोले थे कि बिहार के पत्रकार कैसे जीते हैं ये बता पाना बड़ा कठिन है। वो खुद बयान उन्होंने दिया था, 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। प्रेस परिषद के अध्यक्ष होते थे काटजू साहब, जस्टिस काटजू की बात मैंने। तो अब जो बात 10 साल पहले बोली गई वो तो कंटिन्यूएशन में चल रही रही। और अभी का क्या हिसाब किताब हो गया है, किसी भी अखबार की बात कर रहे हैं, पत्रकारों की बात जो आप बोले अभी, वो करेगा क्या? किसी घराने के पास 26 मीडिया हाउस है तो किसी घराने के पास 11 है। तो जो मालिक बोलता है पत्रकार करता है, इसमें पत्रकारों की कहाँ गलती हो जाती है भाई? जो दिशा निर्देश भाई नौकरी उसको करना है। पहले क्या था कि समर्पण भाव से समाज हित में हम लोग काम करते थे, जो हम लोगों ने पत्रकारिता की है। लेकिन आज के दिन में तो वो बात रहता नहीं। तभी एक नया शब्द आ गया है, गोदी मीडिया। यस, गोदी मीडिया ये शब्द आया है, इसी से आया है। पहले क्या था, आप भी काम किए हैं कि हम लोग मैनेजर से हम लोग बात नहीं करते थे। मैनेजर हम लोगों से बात करने के लिए इंटाइटल नहीं होता था। हम लोगों से बात सिर्फ संपादक करते थे और उसी हिसाब से काम होता था। मार्केटिंग का कोई बंदा बात नहीं करता था, हिम्मत नहीं होती थी कि हम पत्रकारों से कोई बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो स्थितियां वो है नहीं। मालिक कहीं बैठते नहीं थे, मालिक अपने पैसों को निकाल करके दे दिया, भाई आप लोग काम कीजिए और थोड़ा ख्याल रखिएगा मेरे व्यवसाय के लिए। ये अंडरस्टूड रहता था संपादक और मालिक के बीच में कि तुम हमको बचाओगे, हमारे बेटा बेटी को बचाओगे, बस यही था। अब तो हमारे बिजनेस से संबंधित जितने चीज है उसको बचा करके चलने का काम ही पत्रकारों के जिम्मे हो गया है। तो लोग क्या कर सकता है भाई? कोई 26 चैनल और अखबार लेकर बैठा है, कोई 11-12 लेकर के बैठा है, तो मीडिया क्या कर सकती है? मीडिया में उसमें कहीं से ये नहीं है। लेकिन यहाँ बिहार के मामले को लेकर के काटजू की बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि काटजू जी ने, जस्टिस काटजू ने जो बात बोला था तो वो है। इसके बावजूद वहां के पत्रकार डेयर करते हैं, डेयर करते हैं। तभी इस मामले को उन लोगों ने उछाला था, उठाया था, जिसको और हवा दिया गया सोशल मीडिया के माध्यम से। वो आंख के सामने दिखाई दिया। उसके बाद देखिए कि सोशल मीडिया ने इस बात को उठाया। नेशनल चैनल तो इस बात को ठोस उठा नहीं पाए कि हाँ भाई जो एसआरआई का काम हो रहा है, किस तरह भागम भाग वाली काम हो रही है, और गड्ढे को मिट्टी में, मिट्टी को गड्ढे में भरा जा रहा है कि कैसे भरा जा रहा है, क्या हो रहा है, वो तो है। लेकिन महेश जी, ये इतिहास जो लिखा जाएगा, आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी और उसको वो इतिहास माफ नहीं करेगा। भले चाहे इस अभी जो लोग जितनी हवा बना लें कर ले में, इतना बढ़िया काम करने वाले नेहरू एक छोटा सा काम कर करके कश्मीर में आज भी गाली सुनते हैं, आज भी सब लोग कहता है। जबकि हकीकत ये है कि वो कश्मीर बचा हुआ भी है तो नेहरू के चलते ही बचा हुआ है। नहीं तो वहां शेख अब्दुल्ला के पिताजी को मिला करके और रखा गया तो कश्मीर बच गया। तो हरि सिंह क्या लिखे थे वो विषय थोड़ा सा हम लोग विषयांतर हो जाएंगे, वो कभी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो जो बोला जाता है आप देख लीजिए, नेहरू जी को नहीं रहे कितने दिन हो गए, छोटी सी गलती के कारण आप भी आज भी यही इसी को इतिहास कहते हैं महेश जी। तो आज जो लिखा जाता है वो आने वाली पीढ़ी इतिहास में देखेगी और कहेगी, सच कहेगी। इसमें कोई शक नहीं। किस किस तरह की गलतियां हो रही हैं और किस तरह से काम आगे जा रहा है, किस तरह से मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, मर्यादाएं किस तरह से टूट रही हैं, बिखर रही हैं, ये सब इतिहास है महेश जी। और इस पर चर्चा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी इस पर चर्चा करेगी। एक महेश जी होंगे, एक संजय समर होंगे। सर, आपकी बात में बिल्कुल वजन है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि इतिहास में जब ये जो दौर है 2014 के बाद का, जो 11 साल और आगे 1-2 साल और जो भी कुछ कह लीजिएगा, अब जो समय लिखा जाएगा ना, वो सुनहरे अक्षरों से वाकई में नहीं लिखा जाएगा। इस समय जो मीडिया की हालत कर दी गई है, पहले भी जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनका हम देखें, उनके अखबार रहे, और उनके अखबार पे पत्रकार पे मुकदमा दर्ज होता था, एडिटर पे मुकदमा दर्ज होता था, मालिक पे दर्ज होता था, तो मालिक कहता था या एडिटर कहता था कि जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा हमारे पे मुकदमे दर्ज है, हमें परवाह नहीं है। रिपोर्टर को बोलते थे शेर आगे बढ़ो, खबरें लाओ और खबर करो।
कभी कोई हस्तक्षेप ना मालिक का आता था ना एडिटर का आता था, और रिपोर्टर मजबूती से काम करता था, जो रिपोर्टर वाकई में थे। और आज की स्थिति सर वाकई में ऐसी है कि हालत वाकई में बहुत खराब है। जैसे आपने बोला कि पूंजीपति कौन है, उस किसी पार्टी विशेष के पूंजीपति हैं, जिन्होंने अखबार को या मीडिया को या चैनल को इसलिए नहीं खरीदा कि वो खबरें दिखाएंगे, वो अपना भजन कीर्तन करवाएंगे। ये सच्चाई है। तो कभी भी जो ये 11, 12, 13 साल का जो रहेगा, 11 साल हो चुके और आगे का जो भी कुछ समय और रहेगा, ये कहीं भी स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। और आगे आने वाले जो बच्चे जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है ये अध्याय अगर वो पढ़ेंगे ना सर, तो उनके दिमाग में जर्नलिज्म की बात नहीं आएगी। वो सोचेंगे शायद इस प्रकार को ही, जो रिपोर्टिंग को ही जर्नलिज्म कहा जाता है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। फिलहाल तो अब ये है कि जो बिहार के अंदर जिस प्रकार से एक वोटर का सबसे बड़ा अधिकार यही है कि वो सरकार बनाता है, और चुनाव के दौरान एक वोटर अपनी उंगली दिखा के कहता है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे और सरकार भी हम ही गिराएंगे। लेकिन उसके अंदर 65 लाख लोग आउट हो गए हैं। उसमें कितनी चर्चा है, कितने सच है, कितना झूठ है, इस पे फिर आगे चर्चा करेंगे आपसे दोबारा। फिलहाल समय की कमी को देखते हुए आज आपसे जो है अलविदा लेते हैं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।